नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं इस्मत चुगताई की एक बेहतरीन कहानी, बच्चू फूफी। जब पहली बार मैंने उन्हें देखा तो वे रहमान भाई के पहले मंजिले की खिड़की पर बैठी लंबी लंबी गालियां और कोसने दे रही थीं। ये खिड़की हमारे सहन में खुलती थी और कानूनी तौर पर इसे बंद रखा जाता था, क्योंकि पर्दा वाली बीवियों का सामना होने का डर था। रहमान भाई रंडियों के जमादार थे। कोई शादी ब्याह, खतना, बिस्मिल्लाह की रस्म होती, रहमान भाई औने पौने इन रंडियों को बुला लेते और गरीब के घर में भी एक बार वहीदा जान, मुश्तरी बाई और अनवरी कहरबा नाच जाती। मगर मोहल्ले टोलों की लड़कियां उनकी नज़र में अपनी सगी माँ बहनें थीं। उनके छोटे भाई बंद और गेंदा आए दिन ताक झांक के सिलसिले में सिर फुटाई किया करते थे। वैसे रहमान भाई मोहल्ले की नज़रों में कोई अच्छी हैसियत नहीं रखते थे। उन्होंने अपनी बीवी की जिंदगी में अपनी साली से जोड़ तोड़ कर लिया था। इस यतीम साली का बिना इस बहन के और कोई न था। बहन के यहाँ पड़ी रहती थी, उसके बच्चे पालती थी, बस दूध पिलाने की कसर थी। बाकी सारा गुमूत वही करती थी। और फिर किसी नकचड़ी ने उसे बहन के बच्चे के मुंह में एक दिन छाती देते देख लिया। भांडा फूट गया और पता चला कि बच्चों में आधे खाला की सूरत पर हैं। घर में रहमान की दुल्हन चाहे बहन की दुर्गत बनाती हूं, पर कभी पंचों में इकरार ना किया। यही कहा करती थी कि जो कुंवारी को कहेगा उसके अपने आगे आएंगे। हाँ, लड़की की तलाश में हरदम सूखा करती थी, पर इस कीड़ों भरे कबाब को कहाँ जड़ती। एक आंख बड़ी कौड़ी की तरह थी, कूल्हे दबाकर चलती थी। सारे मोहल्ले से एक अजीब तरह का बाइकाट हो चुका था। लोग रहमान भाई से काम पड़ता तो धौंस जमा कर करा लेते थे। मोहल्ले में रहने की इजाजत दे रखी थी, यही क्या कृपा कम थी। रहमान भाई इसी को अपना सम्मान सत्कार समझते थे। यही वजह थी कि वो हमेशा रहमान भाई की खिड़की में बैठकर लंबी चौड़ी गालियां दिया करती थी, क्योंकि बाकी मोहल्ले के लोग अब्बा से दबते थे। मजिस्ट्रेट से कौन बैर मोल ले। उस दिन पहली बार मुझे मालूम हुआ कि हमारी इकलौती सगी फूफी बादशाही खानम है और लंबी चौड़ी गालियां हमारे खानदान को दी जा रही हैं। अम्मा का चेहरा फक था और वे अंदर कमरे में सहमे बैठी हुई थीं, जैसे बिच्छू फूफी की आवाज उन पर बिजली बनकर टूट पड़ेगी। छठे 6 माहे किसी तरह बादशाही खानम रहमान भाई की खिड़की में बैठकर हुंकारती। अब्बा मियाँ उससे जरा सी आड़ लेकर मजे से आराम कुर्सी पर लेटे अखबार पढ़ते रहते और मौका महल पर किसी लड़की बाले के जरिए कोई ऐसी बात जवाब में कह देते कि फूफी बादशाही खानम फिर शताबियां छोड़ने लगती। हम लोग सब खेल कूद, पढ़ना लिखना छोड़कर सहन में गुच्छा बनाकर खड़े हो जाते और मुड़ मुड़ कर अपनी प्यारी फूफी के कोसने सुना करते। जिस खिड़की में वे बैठती थीं, उनके लंबे चौड़े शरीर से भरी हुई थी। अब्बा मियाँ से इतनी हमशक्ल थी कि जैसे वही मूछें उतार कर दोपट्टा ओढ़कर बैठ गए हों। और बावजूद कोसने और गालियां सुनने के हम लोग बड़े इत्मीनान से उन्हें तका करते थे। 5.5 फीट की कद, 4 उंगुल चौड़ी कलाई, शेर का सा कल्ला, सफेद बगला बाल, बड़ा सा दहाना, बड़े बड़े दांत, भारी सी ठोड़ी और आवाज तो माशाअल्लाह अब्बा मियाँ के 1 सुर ऊंची ही होगी। फूफी बादशाही खानम हमेशा सफेद कपड़े पहना करती थीं। जिस दिन फूफा मसूद अली ने मेहतरानी के संग कुलेलें शुरू की, फूफी ने बट्टे से सारी चूड़ियां छनाछन तोड़ डाली, रंगीन दोपट्टा उतार दिया और उस दिन से वे उन्हें मरहूम या मरने वाला कहा करती थीं। मेहतरानी को छूने के बाद उन्होंने वे हाथ पैर अपने जिस्म को ना लगने दिए। ये घटना खासी जवानी में हुई थी और वे तब से रंडापा झेल रही थीं। हमारे फूफा हमारी अम्मा के चाचा भी थे। वैसे तो ना जाने क्या घपला था। मेरे अब्बा मेरी अम्मी के चाचा लगते थे और शादी से पहले वे जब छोटी सी थीं
तो मेरे अब्बा को देखकर उनका पेशाब निकल जाता था, और जब उन्हें मालूम हुआ कि उनकी मंगनी इसी भयानक देव से होने वाली है, तो उन्होंने अपनी दादी यानी अब्बा की फूफी की पिटारी से थोड़ी सी अफीम चुरा कर खा ली थी। अफीम ज्यादा नहीं थी और वे कुछ दिन लोट पोट कर अच्छी हो गई थीं। उन दिनों अब्बा अलीगढ़ में पढ़ते थे। उनकी बीमारी की खबर सुनकर इम्तिहान छोड़कर भागे। बड़ी मुश्किल से हमारे नाना ने, जो अब्बा के फफेरे भाई भी थे और बुजुर्ग दोस्त भी, उन्हें समझा बुझाकर वापस इम्तिहान देने भेजा था। जितनी देर रहे भूखे प्यासे टहलते रहे और खुली आंखों से मेरी अम्मा ने उनका चौड़ा चकला साया पर्दे के पीछे बेचैनी से टहलते देखा। उमराव भाई, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। देव की आवाज लरज रही थी। नाना तब खूब हंसे। नहीं भाई, खातिर जमा रखो, कुछ ना होगा। उस वक्त मेरी मुन्नी सी मां एकदम औरत बन गई। उसके दिल से एकदम देवजात का डर निकल गया। जब ही तो मेरी फूफी बादशाही कहती थी कि मेरी अम्मा जादूगरनी है और उसका मेरे भाई से शादी से पहले पेट गिरा था। मेरी अम्मा अपने जवान बच्चों के सामने ये गालियां सुनती थी तो ऐसी बसूर बसूर कर रोती थी कि हमें उनकी मार भूल जाती और उन पर प्यार आने लगता। मगर ये गालियां सुनकर अब्बा की गंभीर आंखों में परियां नाचने लगती। वे बड़े प्यार से नन्हे भाई के जरिए कहलवाते, क्यों फूफी, आज क्या खाया है? तेरी मैया का कलेजा। इस बेतुके जवाब से फूफी जलकर राख हो जाती। अब्बा फिर जवाब दिलवाते, अरे फूफी, जब ही मुंह में बवासीर हो गई है, जुलाब लो जुलाब। और वे मेरे जवान भाई की मचमचाती लाश पर चील कौओं की दावत देने लगती। उनकी दुल्हन को न जाने बेचारी उस वक्त कहाँ बैठी अपने खाली दूल्हा के इश्क में लरज रही होगी। रंडापे की दुआएं देती और मेरी अम्मा कानों में उंगलियां देकर बुदबुदाती, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। फिर अब्बा उकसाते और नन्ही भाई पूछते, फूफी, बादशाही मेहतरानी का मिजाज तो अच्छा है, और हमें डर लगता कि कहीं फूफी खिड़की से फांद ना पड़े। अरे जा संपोलिए, मेरे मुंह ना लग, नहीं तो जूती से मारूंगी, जूती से। ये बूढ़ा अंदर बैठा क्या लौंडों को सिखा रहा है? मुगल बच्चा है तो सामने आके बात कर। रहमान भाई, रहमान भाई, इस बौराती कुतिया को संखिया क्यों नहीं खिलाते? अब्बा के सिखाने पर नहीं, भाई डरते हुए बोलते। हालांकि उन्हें डरने की कोई जरूरत तो ना थी, क्योंकि सब जानते थे कि आवाज उनकी है मगर शब्द मेरे अब्बा के हैं। इसलिए पाप मेरे नन्हे भाई की जान पर नहीं, मगर फिर भी बिल्कुल अब्बा की शक्ल की फूफी की शान में कुछ कहते उन्हें पसीने आ जाते। कितना जमीन आसमान का फर्क था ददिहाल और ननिहाल वालों में। ननिहाल हकीमों की गली में थी और ददिहाल गाड़ी वालों के कटहरे में। ननिहाल वाले सलीम चिश्ती खानदान से थे, जिन्हें मुगल बादशाह ने मुर्शिद का मर्तबा देकर निजात का रास्ता पहचाना। हिंदुस्तान में रसे बसे समय गुजर चुका था, रंगतें सांवली पड़ चुकी थीं, नक्श गर्म पड़ चुके थे, मिजाज ठंडे हो चुके थे। ददिहाल वाले बाहर से आखिरी खेप में आने वालों में से थे। मनोवृत्ति में अभी तक घोड़ों पर सवार मंजिलें मार रहे थे। खून में लावा दहक रहा था। तीखे तीखे तलवार जैसे नक्श, लाल फरंगियों जैसे मुंह, गोरिल्ला जैसी कदकाठी, शेरों जैसी गरजदार आवाजें, शहतीर जैसे हाथ पांव, और ननिहाल वाले नाजुक हाथ पैरों वाले, शायराना तबीयत के, धीमी आवाज में बोलने चालने के आदि। ज्यादातर हकीम, विद्वान और मौलवी थे। जब ही मोहल्ले का नाम हकीमों वाली गली पड़ गया था। कुछ कारोबार में भी हिस्सा लेने लगे थे। शॉल बुनकर जरी का काम करने वाले और इत्र फरोश आदि बन चुके थे। हालांकि मेरे ददिहाल वाले ऐसे लोगों को कंजरे कसाई कहा करते थे। चूंकि वे खुद ज्यादातर फौज में थे, इसलिए मार धाड़ का शौक अभी खत्म नहीं हुआ था। कुश्ती, पहलवानी, तैराकी में नाम पैदा करना, पंजा लड़ाना, तलवार और पटे के हाथ दिखाना और 64-25 को
जो मेरे ननिहाल के प्रिय खेल हैं, हिजड़ों के खेल समझना। कहते हैं जब ज्वालामुखी फटती है तो लावा लादी की गोद में उतर जाता है। शायद यही वजह थी कि मेरे ददिहाल वाले ननिहाल वालों की तरफ खुद ब खुद खिंच कर आ गए। ये मेल कब और किसने शुरू किया, सब वंशावली में लिखा है, मगर मुझे ठीक से याद नहीं। मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए थे, दादियां भी इसी खानदान से थीं, मगर एक छोटी सी बहन बिन ब्याही थी। ना जाने क्यों कर वो शेखों में ब्याह दी गई। शायद मेरी अम्मा के दादा ने मेरे दादा पर कोई जादू कर दिया था। उन्होंने अपनी बहन फूफी बादशाही के कथन अनुसार कंजरों कसाईयों में दे दी। अपने मरहूम शौहर को गालियां देते वक्त वे अपने बाप को कब्र में चैन न मिलने की बद्दुआएं दिया करती, जिन्होंने चुगताई खानदान की मिट्टी पलीद कर दी। मेरी फूफी के 3 भाई थे, मेरा ताया, मेरे अब्बा मियाँ और मेरे चाचा बड़े। 2 उनसे बड़े थे और चाचा सबसे छोटे थे। 3 भाइयों की एक लाडली बहन हमेशा की नखरीली और चिड़चिड़ी थी। वे हमेशा तीनों पर रौब जमाती और लाड़ करवाती। बिल्कुल लौंडों की तरह पली। घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने की भी खासी मश्क थी। वैसे तो फैल फाल कर ढेर मालूम होती थीं, मगर पहलवानों की तरह सीना तान कर चलती थीं। सीना था भी 4 औरतों जितना। अब्बा मजाक में अम्मा को छेड़ा करते थे, बेगम बादशाही से कुश्ती लड़ोगी? ओई ना। मेरी आलिम अफजल बाप की बेटी मेरी अम्मा कान पर हाथ रखकर कहती थीं, मगर वे नन्हे भाई से फूफी को चैलेंज भिजवाते। फूफी, हमारी अम्मा से कुश्ती लड़ोगी? हाँ हाँ, बुला अपनी अम्मा को, आ जाए खम ठोक कर। उल्लू ना बना दूं तो मिर्जा करीम बेग की औलाद नहीं, बाप का बेटा है तो बुला साजादी को। और मेरी अम्मा अपना लखनऊ का बड़े पायचों का पाजामा समेटकर कोने में दुबक जाती। फूफी बादशाही के दादा गंवार थे। बड़े नाना जान उन्हें आमदनामा पढ़ाया करते थे। हमारे परनाना दादा जान ने कभी दादा मियाँ को कुछ पढ़ा दिया होगा। अब्बा मियाँ छेड़ने की बात तोड़ मोड़ कर कहलवाते थे। अरे वो इस्तजे का ढेला क्या मेरे बाबा को पढ़ाता, मुजाविर कहीं का, हमारे टुकड़ों पर पलता था। अब सलीम चिश्ती और अकबर के रिश्ते के हिसाब से लगाया जाता। हम लोग यानी चुगताई अकबर बादशाह के खानदान के थे, जिन्होंने मेरी ननिहाल के सलीम चिश्ती को पीर और मुर्शिद कहा था। मगर फूफी कहती, खाक पीरो मुर्शिद की दुम, मुजाविर थे मुजाविर। तीनों से लड़ाई हो चुकी थी और जब वे गुस्से में होती तो तीनों की धज्जियां उड़ा देती। बड़े भाई अल्लाह वाले थे, उन्हें घृणा से फकीर और भिखमंगा कहती। हमारे अब्बा सरकारी नौकरी में थे, उन्हें गद्दार अंग्रेजों का गुलाम कहती, क्योंकि मुगल राज अंग्रेजों ने समाप्त कर डाला। वरना आज मरहूम पतली दाल के खाने वाले जुलाहे यानी मेरे फूफा के बजाय वे लाल किला में जेनिसा की तरह गुलाब जल में गुस्ल करके किसी मुल्क के शहंशाह की मलिका बनी बैठी होती। तीसरे यानी चाचा के बड़े 10 नंबरी के बादशाहों में से थे और सिपाही डरते डरते मजिस्ट्रेट भाई के घर उनकी हाजिरी लेने आया करते थे। उन्होंने कत्ल किए थे, डाके डाले थे, शराब और रंडीबाजी में अपनी मिसाल आप थे। वे उन्हें डाकू कहा करती थीं, जो उनके कैरियर को देखते हुए बिल्कुल फुसफुसा शब्द था। मगर जब वे अपने मरहूम शौहर से गुस्से में होती तो कहा करती, मुंह जले निगोड़े नाहटी नहीं हूं, 3 भाइयों की इकलौती बहन हूं। उनको खबर होगी तो दीन दुनिया का ना रहेगा, और कुछ नहीं, अगर छोटा सुन ले तो पल भर में अंतड़ियां निकाल के हाथ में थमा दे। डाकू है डाकू, उससे बच गया तो मंझला मजिस्ट्रेट तुझे जेल में सड़ा देगा, सारी उम्र चकिया पिसवाएगा। तो उससे बच गया तो बड़ा जो अल्लाह वाला है तेरा परलोक खाक में मिला देगा। देख, मुगल बच्ची हूं, तेरी मां की तरह शेखानी फैजानी नहीं हूं। मगर मेरे फूफा
अच्छी तरह जानते थे कि तीनों भाई उन्हीं पर रहम खाते हैं और वे बैठे मुस्कुराते रहते। वही मीठी मीठी जहरीली मुस्कुराहट जिसके जरिए से मेरे ननिहाल वाले ददिहाल वालों को वर्षों से जला रहे हैं। हर ईद बकर दर्द को मेरे अब्बा मियाँ बेटों को लेकर ईदगाह से सीधे फूफी अम्मी के यहाँ कोसने और गालियां सुनने जाया करते थे। वे फौरन पर्दा कर लेती और कोठी में से मेरी जादूगरनी अम्मा डाकू मामू को कोसने लगती। नौकर बुलाकर सेवैयां भिजवाती मगर कहती पड़ोसन ने भिजवाई हैं। इनमें जहर तो नहीं मिला हुआ है, अब्बा छेड़ने को कहते और फिर सारी ननिहाल के चीथड़े बिखर जाते। अब्बा ईदी देते जो वे फौरन जमीन पर फेंक देती। अपने सालों को दो, वही तुम्हारी रोटियों पर पले हैं। मगर अब्बा चुपचाप चले आते और वो जानते थे कि फूफी बादशाही के रुपए घंटों आंखों से लगाकर रोती रहेंगी। भतीजों को वे आड़ में बुलाकर ईदी देती। हरामजादो, अगर अम्मा बाबा को बताया तो बोटियां काटकर कुत्तों को खिला दूंगी। अम्मा बाबा को मालूम था कि लड़कों को कितनी ईदी मिली है। अगर किसी ईद पर किसी वजह से अब्बा मियाँ ना जा पाते तो पैगाम पर पैगाम आते। नुसरत खानम बेवा हो गई, चलो अच्छा हुआ, मेरा कलेजा ठंडा हुआ, और बुरे बुरे संदेश शाम तक आते ही रहते और फिर खुद रहमान भाई के कोठे पर गालियां बरसाने आ जाती। एक दिन ईद की सेवैयां खाते खाते कुछ गर्मी से जी मत लाने लगा। अब्बा मियाँ को उल्टी हो गई। लो बादशाही खानम, कहा सुना माफ करना, हम तो चले। अब्बा मियाँ ने कराह कर आवाज बनाई और फूफी उल्टी सीधी पर्दा फेंक छाती कूटती निकल आई। अब्बा को शरारत से हंसता देख उल्टे पांव कोसती हुई लौट गईं। तुम आ गई बादशाही तो मौत के फरिश्ते भी घबराकर भाग गए, वरना हम तो आज खत्म हो जाते। अब्बा ने कहा, न पूछिए फूफी ने कितनी भारी भारी कोसने दिए। उन्हें खतरे से बाहर देखकर बोली, अल्लाह ने चाहा तो अभी गिरेगा, नाली में गिरकर दम तोड़ दे, कोई लाश को कांधा देने वाला भी न बचेगा। और अब्बा उन्हें चिढ़ाने के लिए 2 रुपए भिजवाते। भाई हमारी खानदानी दुमनिया गालियां दे तो उसे बेल तो मिलनी ही चाहिए। और फूफी बौखलाहट में कह देती, बेल दे अपनी अम्मा बहनिया को, और फिर फौरन अपना मुंह पीटने लगती और खुद कहती, ऐ बादशाही, तेरे मुंह को कालख लगे, अपनी मैयत आप पीट रही है। फूफी को असल में भाई से बैर था। ऐसे कहीं अब्बा के बगैर अम्मा नजर आ जाती तो गले लगकर प्यार करती, प्यार से नच्छो नच्छो कहती, बच्चे तो अच्छे हैं। और वे बिल्कुल भूल जाती कि बच्चे उसी बदजात भाई के हैं जिसे वे सारी जिंदगी कोसती रहेंगी। अम्मा उनकी भतीजी भी तो थीं। भाई किस तरह का घपला था मेरे ददिहाल ननिहाल में। एक रिश्ते से मैं अम्मा की बहन लगती थी, इस तरह अब्बा मेरे दूल्हा भाई भी होते थे। मेरे ददिहाल को मेरी ननिहाल वालों ने क्या गम न दिए। गजब तो तब हुआ जब मेरी फूफी की बेटी मुसर्रत खानम जफर मामू को दिल दे बैठी। हुआ ये कि मेरी अम्मा की दादी यानी अब्बा की फूफी जब मरणासन पर थीं तो दोनों तरफ के लोग उन्हें देखने पहुंचे। बादशाही फूफी को कुछ डर भय तो था नहीं। वे जानती थी कि मेरे ननिहाल वालों की तरफ से उन्होंने अपनी औलाद के दिल में संतोषजनक हद तक नफरत पैदा कर दी है। और फिर मुसर्रत खानम की अभी उम्र ही क्या थी, अम्मा के कूल्हों से लगकर सोती थीं, दूध पीती ही तो लगती थीं। फिर जब मेरे मामू ने अपनी नीली आंखों से मुसर्रत जहां के लचकदार शरीर को देखा तो निगाह वहीं के वहीं जमकर रह गई। दिन भर बड़े बूढ़े रोगी की देखभाल करते हार थक कर सो जाते तो ये आज्ञाकारी बच्चे सिरहाने बैठे रोगिणी पर कम एक दूसरे पर ज्यादा नजर रखते। जब मुसर्रत जहां बर्फ में तर कपड़ा बड़ी बी के माथे पर बदलने को हाथ बढ़ाती तो जफर मामू का हाथ वहां पहले से ही मौजूद होता। दूसरे दिन बड़ी बी ने पट से आंख खोल दी, लरजती कांपती गांव तकिया के सहारे उठ बैठी। उठते ही सारे खानदान के जिम्मेदार लोगों को बुलाया और जब सब जमा हो गए तो हुक्म हुआ कि काजी को बुलवाओ। लोग परेशान के बुढ़िया
काजी को क्यों बुलवा रही है? क्या अंत समय सुहाग रचाएगी? किसको दम मारने की हिम्मत थी? काजी आ गया। दोनों का निकाह पढ़ाओ। लोग चकराए, किन दोनों का? मगर इधर मुसर्रत जहां पट से बेहोश होकर गिरी, उधर जफर मामू बौखला कर बाहर चले। चोर पकड़े गए, निकाह हो गया। बादशाही फूफी सन्नाटे में रह गईं। हालांकि कोई भयानक बात नहीं हुई थी, दोनों ने सिर्फ हाथ पकड़े थे, मगर बड़ी बी के लिए यही हद थी। और फिर जो बादशाही फूफी को दौरा पड़ा तो बस घोड़े और तलवार के बगैर उन्होंने जबरदस्त मारधाड़ की। खड़े खड़े बेटी दामाद को निकाल दिया। मजबूरन अब्बा मियां दुल्हा दुल्हन को अपने घर ले आए। अम्मा तो चांदी सी भाभी देखकर निहाल हो गईं। बड़ी धूमधाम से दावत की। बादशाही फूफी ने उस दिन से फूफी का मुंह नहीं देखा, भाई से पर्दा कर लिया। मियां से पहले ही नाचा की थी, दुनिया से मुंह फेर लिया और एक जहर था कि दिल और दिमाग पर चढ़ता ही गया। जिंदगी सांप के फन की तरह डसने लगी। बुढ़िया ने पोते के लिए मेरी बच्ची को फंसाने के लिए छल किया था। वे बराबर यही कह जाती, क्योंकि सचमुच वे इसके बाद 20 वर्ष तक और जीवित रहीं। कौन जाने ठीक ही कहती हूं फूफी। मरते दम तक बहन भाई में मेल ना हुआ। अब्बा मियां पर फालिज का चौथा हमला हुआ और बिल्कुल ही वक्त आ गया तो उन्होंने फूफी बादशाही को कहला भेजा, बादशाही खानम, हमारा आखिरी वक्त है। दिल का अरमान पूरा करना हो तो आ जाओ। ना जाने इस पैगाम में क्या तीर छुपे थे जो भैया ने फेंके और बहना के दिल में उतर आए। छाती कूटती सफेद पहाड़ की तरह भूचाल लाती हुई बादशाही खानम उस ड्योढ़ी पर उतरी जहां अब तक उन्होंने कभी कदम न रखा था। तो बादशाही, तुम्हारी दुआ पूरी हो रही है। अब्बा मियां तकलीफ में भी मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखें अब भी खुली थीं। फूफी बादशाही बावजूद सफेद बालों के लग रही थीं, जो कि बचपन में भाइयों से मचल मचल कर बातें मनवा लिया करती थीं। उनकी शेर जैसी गुर्राहट, आंखें एक मेमने की मासूम की तरह सहमी हुई थीं। बड़े बड़े आंसू उनकी संगमरमर की चट्टान जैसे गालों पर बह रहे थे। हमें कोसो बच्चों भी, अब्बा ने प्यार से कहा। मेरी अम्मी ने सिसकते हुए बादशाही खानम को कोसने की भीख मांगी। या अल्लाह, उन्होंने गर्जना चाहा मगर कांप कर रह गईं। या अल्लाह, मेरी उम्र मेरे भैया को दे दे। या मौला, अपने रसूल का सदका। वे उस बच्चे की तरह झुंझलाकर रो पड़ी जिसे सबक न याद हो। सबके मुंह फक थे। अम्मा के पैरों का दम निकल गया। या खुदा, आज बच्चों फूफी के मुंह से भाई की एक कोसना भी ना निकला। सिर्फ अब्बा मियां मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनके कोसने सुनकर मुस्कुरा दिया करते थे। सच है, बहन के कोसने भाई को नहीं लगते, वे मां के दूध में डूबे हुए होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, कहानी को लाइक करें और हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो हमें अगली कहानी के लिए राह मिलेगी। फिर मुलाकात होगी। अपना खूब ध्यान रखें। नमस्कार।